गुड मॉर्निंग बच्चों, आवाज आ रही है? ठीक, आवाज आ रही है ना? वॉल्यूम कम या ज्यादा तो नहीं कराना? वॉल्यूम का बता दो मुझे। वॉल्यूम ठीक है, उससे कम या ज्यादा तो नहीं कराना? वॉल्यूम आ रहा है? ठीक। हाँ, गुड मॉर्निंग हो गया। हाँ बताओ, काम की बात करो। वॉल्यूम आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपने लोग, है ना। मैं बताता हूँ कि अपनों ने कहाँ तक पढ़ा हुआ था। अपन ने देखो ये वाले सवाल कर लिए थे, ठीक है, ये रिजल्ट पढ़ लिया था अपने। अब आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अपने इस टॉपिक पे आते हैं अगला, कि जो केशनली में पानी ऊपर तक चढ़ता है। अपने किस पे आते हैं कि केशनली में जो पानी ऊपर तक चढ़ता है उस पे जी का प्रभाव क्या पड़ेगा। जी का प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अपन ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था? H इक्वल टू 2t cos थीटा सी अपॉन आर रो जी। देखो, इस फॉर्मूले में जी भी तो आ रहा है, इस फॉर्मूले में जी आ रहा है, इस फॉर्मूले में जी आ रहा है, मतलब कि इस एच पे जी का कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ता होगा। अगर देखें तो पता चल रहा है कि जो एच है वो जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एच है वो जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इतना समझ में आ रहा है अपने को कि इस फॉर्मूले से अपनों ने देखा तो एच जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ठीक है। तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा कि अगर अपने जी को कम करें तो एच बढ़ेगा। अपने जी को कम करें तो एच की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। अगर अपने जी को कम करें तो एच की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे एच प्रोपोर्शनल 1/r था, तो आर आधा किया तो एच क्या हुआ? 2 गुना। आर आधा किया तो एच क्या हुआ? 2 गुना। तो अपने उसी कॉन्सेप्ट को लगाते हैं कि अगर जी आधा करोगे तो एच क्या हो जाएगा? 2 गुना। जी 1/3 करोगे, 1/3 करोगे तो एच क्या होगा? 3 गुना। जी 1/4 करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 गुना, ठीक है। अब देखो इसका सवाल कैसे आएगा, ठीक है। जो बच्चे नए ऐड हुए हैं, जी कांस्टेंट बेटा अर्थ पे होता है, पर अगर बात करें कि लिफ्ट में रख दो या किसी और प्लेनेट पे चले जाओ तो जी की वैल्यू चेंज हो सकती है ना। हम उस संदर्भ में बात कर रहे हैं, उस रेफरेंस में। देखो, सवाल इस तरह का आएगा, जो मैंने सवाल लिखा हुआ है इस तरह का सवाल आएगा। देखो सवाल क्या है, सवाल दिख रहा है कि पृथ्वी की सतह पर जब वो केश नली को पानी में डुबोया तो पानी कितनी हाइट तक गया? h हाइट तक गया है। बोला अगर इसी सेटअप को कहां लेके चले जाओ, इसी सेटअप को कहां लेके चले जाओ, चंद्रमा पर लेके चले जाओ, तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा। तो बेटा एक ध्यान रखना, एक अपने को एक चीज याद होनी चाहिए जो शायद तुम लोगों ने ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण में पढ़ी होगी, कि जो चंद्रमा की सतह पे जी की वैल्यू होती है, चंद्रमा की सतह पे जी की वैल्यू होती है, वो जी नहीं होती। कितनी होती है? G/6। चंद्रमा की सतह पे जी की वैल्यू G/6 होती है, जी नहीं होती, है ना। तो अगर हमें याद हो कि हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि भाई H तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जी, H तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जी। तो G अगर 1/6 टाइम किया, G कितने टाइम किया? 1/6, तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा? अरे 6 टाइम्स हो जाएगा क्या? तो आंसर अपना 6H। बताओ इसमें कोई दिक्कत बच्चों? इसमें कोई परेशानी? आसान सा ही सवाल है ना। कोई परेशानी इस छोटे से सवाल में तो बताओ मुझे। कोई परेशानी बच्चों इसमें? देखो, अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे ले जाके देखते हैं कि और क्या हो सकता है, ठीक है। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आगे देखते हैं क्या होगा, ठीक है। अब देखो, ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इसी फॉर्मूले में अगर मैं बात करूं
कि हम बात कर रहे हैं किसी लिफ्ट की। किसकी बात कर रहे हैं? लिफ्ट की। तो बच्चों लिफ्ट में क्या होगा? तो अगर आपने काइनेमेटिक्स पढ़ी हो, काइनेमेटिक्स पढ़ी होगी या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एनएलएम पढ़ा होगा, को आपको पता होगा कि अगर लिफ्ट के केस की बात करें तो लिफ्ट के केस में जी नहीं होता, जी इफेक्टिव हो जाता है ना? अगर काइनेमेटिक्स पढ़ी होगी, काइनेमेटिक्स में भी बेटा एक कॉन्सेप्ट आता है जी इफेक्टिव का। जब हम गेंद को ऊपर फेंकते हैं, टाइम निकालते हैं किसी लिफ्ट के अंदर, या एनएलएम पढ़ा होगा तो लिफ्ट में जब नॉर्मल निकाला होगा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल निकाला होगा, तब आपको याद आया होगा कि उस केस में एक जी इफेक्टिव आता है। एक जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट आता है ना कि लिफ्ट अगर ऊपर या नीचे की ओर त्वरित हो, एक्सेलरेटेड हो, तो जी को किससे चेंज किया जाता है? जी इफेक्टिव से, है ना? तो अगर यही जो सेटअप है ना केशनली वाला, कि भाई केशनली जो द्रव में डूबी हुई थी जिसमें पानी h ऊंचाई तक गया था, अगर इस पूरे के पूरे बर्तन को उठा के हम एक लिफ्ट में जाके रख दें, किसमें? लिफ्ट में। अब इस लिफ्ट को ऊपर या नीचे किसी त्वरण से चलाने लगे तो जो h होगा वो चेंज हो जाएगा। किससे? h बराबर नया फॉर्मूला क्या बनेगा? 2t cos थीटा c अपॉन r रो g। g की जगह जी इफेक्टिव, g की जगह जी इफेक्टिव। अगर इस जी इफेक्टिव को डिटेल में बात करें तो ये दो तरह से हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? एक तो g प्लस ए हो सकता है और एक g माइनस ए हो सकता है। एक g प्लस ए हो सकता है और एक g माइनस ए हो सकता है। g प्लस ए कब आएगा? जब ऊपर की ओर त्वरित हो, और g माइनस ए कब आएगा? जब नीचे की ओर त्वरित हो। ठीक है, तो ये फार्मूला देखो, कोई न्यूमेरिकल नहीं आना है, इससे एक जो रिजल्ट निकल के आएगा मैं तुम्हें वो बताऊंगा। तुम तो बस इतना ध्यान रखो कि h बराबर 2t cos थीटा की अपॉन r रो जी इफेक्टिव आ जाता है। और ये जो जी इफेक्टिव है, चाहे तो इसको g प्लस ए लिख सकते हैं, चाहे तो g माइनस ए लिख सकते हैं। और एक बात और याद रखना बेटा, सिर्फ ऊपर जा रही है तो g प्लस ए नहीं लिखते, ऊपर की ओर त्वरित होनी चाहिए। अगर एक समान वेग से, एक समान चाल से चल रही है तो g प्लस ए जी माइनस ए नहीं आता। अगर कभी भी तुम्हें जी इफेक्टिव को जी प्लस ए लिखना हो तो पूरा बोला करो कि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होनी चाहिए। ऊपर की ओर जाए, सिर्फ ऊपर की ओर जाए काफी नहीं होता, ऊपर की ओर त्वरित होनी चाहिए तो जी प्लस ए, और नीचे की ओर त्वरित है तो जी माइनस ए। वो त्वरित वर्ड इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। कांस्टेंट स्पीड से चलेगी तो सिर्फ जी इफेक्टिव बराबर जी ही रहता है। हमेशा पूरा लाइन बोला करो कि अगर जी इफेक्टिव को जी प्लस ए लिखना है तो लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होनी चाहिए। जी इफेक्टिव को जी माइनस ए लिखना है तो लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित होनी चाहिए। ठीक है क्या यहां तक बच्चों? सही है। अब देखो, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया बेटा, इस थोड़ा सा ही टॉपिक पढ़ाया है कि h इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है g, तो g घटाओगे तो h बढ़ेगा, और अगर उस सेटअप को लिफ्ट में रख दिया जाए तो g की जगह g इफेक्टिव आ जाएगा। इतना ही पढ़ाया, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया। अब मुझे इसमें एक बात बताओ कि अगर लिफ्ट मुक्त रूप से नीचे गिरने लगे, अगर लिफ्ट मुक्त रूप से नीचे गिरने लगे मतलब फ्री फॉल हो जाए, लिफ्ट मुक्त रूप से नीचे गिरने लगे मतलब कि फ्री फॉल हो, तो बताओ जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होगी? अगर लिफ्ट मुक्त रूप से गिर रही है मतलब लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है, तो फ्री फॉल के केस में जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होती है? फ्री फॉल के केस में जी इफेक्टिव की वैल्यू 0 होती है। हाँ 0 होता है बेटा, 0। हाँ जी इफेक्टिव की वैल्यू 0 होती। तो इसी का देखो, अब ये चीज, एक तो ये सवाल हो गया, इसका अब जो रिजल्ट है वो तुम्हें याद रखना है। ठीक है, वो क्या था कि अब इसको मैं देखो पढ़ते कि भाई अगर लिफ्ट, हमने जो फॉर्मूला लिखाया लिफ्ट का वो हो गया h बराबर
2t cos थीटा c अपॉन r रो g इफेक्टिव। और g इफेक्टिव ये तो 0 हो गया। अगर लिफ्ट मुक्त रूप से गिर रही होगी, अभी ऊपर नीचे क्या लिखा उस पर ध्यान मत देना, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना कि अगर लिफ्ट मुक्त रूप से गिर रही होगी तो जी इफेक्टिव 0 हो जाएगा। जी इफेक्टिव 0 हो जाएगा तो ये बन गया बेटा, ये ऊपर जो लिखा है 2t cos थीटा c अपॉन में 0, अपॉन में कितना आएगा 0। तो बेटा h बराबर 0 नहीं होगा, किसी भी नंबर के अपॉन में 0 आए, किसी भी नंबर के अपॉन में 0 आए तो आंसर क्या होता है इनफाइनाइट। किसी भी नंबर के अपॉन में 0 आए तो आंसर क्या होता है इनफाइनाइट होता है। किसी भी नंबर के अपॉन में 0 आए तो आंसर क्या होगा 0 नहीं होगा, इनफाइनाइट होगा, है ना। तो मतलब कि अगर किसी गिरती हुई मुक्त रूप से गिरने वाली लिफ्ट में अगर हम केश नली को लगाएं द्रव में तो क्या पानी इनफाइनाइट ऊंचाई तक जाएगा। इसका मतलब ये है। इसका मतलब क्या है, हमें उसका मतलब समझ में आना चाहिए कि तुमने ये जो प्रूव करके दिखाया इसका मतलब समझाओ, मतलब क्या है। ठीक है, तो जब भी इसका मतलब ये नहीं होता बेटा कि पानी इनफाइनाइट जाएगा, इसका मतलब क्या होता है पानी केश नली के ऊपरी सिरे मतलब टॉप तक चढ़ेगा। तो जी इफेक्टिव बराबर 0 रखने से h बराबर इनफाइनाइट आने लगा। h बराबर इनफाइनाइट आया तो उसका मतलब बेटा क्या ये हुआ कि h इनफाइनाइट तक जाएगा? नहीं, h इनफाइनाइट जैसी तो कोई चीज होती ही नहीं है। इनफाइनाइट मतलब कहां 100, 200, 2000, 5000, 5 लाख, 100 लाख, ऐसा थोड़ी होगा। इनफाइनाइट कोई नंबर ही नहीं है। तो उस इनफाइनाइट का मतलब समझो, उस इनफाइनाइट आने का मतलब ये होता है कि पानी केश नली के ऊपरी सिरे तक जाएगा, यानी टॉप तक। केश नली अगर 10 सेंटीमीटर लंबी है तो पानी 10 सेंटीमीटर तक चढ़ेगा। केश नली 20 सेंटीमीटर लंबी है तो पानी 20 सेंटीमीटर तक ऊपर जाएगा। केश नली 30 सेंटीमीटर लंबी है तो पानी 30 सेंटीमीटर तक चढ़ेगा। केश नली 40 सेंटीमीटर की लगा दी जाके तो पानी 40 सेंटीमीटर तक चढ़ जाएगा। केश नली 100 सेंटीमीटर की लगाई तो पानी 100 सेंटीमीटर तक चढ़ेगा। तो h बराबर इनफाइनाइट आने का मतलब ये होता है कि तुम जितनी लंबाई की केश नली लाके लगा दोगे पानी उतनी लंबाई तक जाके चढ़ जाएगा। और एक चीज और याद रखना कि केश नली का कोई भी सवाल हो, केश नली का कोई भी सवाल हो, पानी कभी ओवरफ्लो नहीं करेगा। केश नली का कैसा भी कोई भी सवाल हो, पानी कभी भी ओवरफ्लो नहीं करेगा। तो दो बातें हमेशा याद रखनी है कि केश नली का कैसा भी सवाल आ जाए, केश नली का कैसा भी सवाल आ जाए, पानी कभी भी ओवरफ्लो नहीं करता। पानी कभी भी ओवरफ्लो नहीं करता। दूसरा कि अगर गिरती मुक्त रूप से गिरने वाली लिफ्ट में रखो तो पानी कहां तक चढ़ेगा? ऊपरी सिरे तक। पानी कहां तक चढ़ेगा? ऊपरी सिरे तक। अनंत आने का मतलब ये होता है कि पानी केश नली के ऊपरी सिरे तक जाके रुक जाएगा, जहां तक भी उसकी लंबाई है। तुम लंबाई बढ़ाओ तो उस लंबाई तक चला जाएगा। 100 की जगह 200 कर दो तो 200 तक चला जाएगा। 200 की जगह 500 करो तो 500 तक चला जाएगा। 500 की जगह 2000 कर दो तो 2000 तक चला जाएगा। ठीक है, यहां तक इसमें कोई परेशानी तो नहीं बेटा? ठीक है, अब देखो इसका सवाल देखते हैं। इसका सवाल किस तरह का आएगा? अब देखो ये सवाल लिफ्ट का भी हो सकता है। ये जो सवाल मैंने बताया वो लिफ्ट का भी हो सकता है, या लिफ्ट के अलावा अगर तुमने ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण पढ़ा है क्या, तो गुरुत्वाकर्षण में बताओ उपग्रह के अंदर जी इफेक्टिव कितना होता है? याद करो, गुरुत्वाकर्षण अगर पढ़ा है तो सर ने बताया होगा
किसी भी उपग्रह के अंदर जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होती है? किसी भी उपग्रह के अंदर जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होती है? उपग्रह के अंदर बताया क्या इस बारे में कुछ? किसी भी उपग्रह के अंदर जी इफेक्टिव की वैल्यू 0 होती है। अगर नहीं पता हो तो सर ने शायद ये पॉइंट बताया होगा कि किसी भी उपग्रह के अंदर आभासी भार 0 होता है, ये तो बताया होगा ना। किसी भी उपग्रह के अंदर आभासी भार 0 होता है, ये बताया क्या? किसी भी उपग्रह के अंदर आभासी भार 0 होता है। तो अगर नहीं पता तो बेटा याद रखो कि चाहे उपग्रह हो, चाहे फ्री फॉल वाली लिफ्ट हो, चाहे उपग्रह हो, चाहे फ्री फॉल मुक्त रूप से गिरने वाली लिफ्ट हो, पानी ऊपरी सिरे तक चढ़ेगा पर कभी भी ओवरफ्लो नहीं करेगा। ये दो बातें याद रखो, ये दो बातें याद रखो, ठीक है? ये दो बातें याद रखो, ठीक है? लास्ट में मैं समझा दूंगा, चलो उपग्रह के अंदर जी इफेक्टिव 0 क्यों होता है मैं वो समझा दूंगा तुम्हें लास्ट में, अगर तुमने नहीं पढ़ा है। पर पहले जो अपना टॉपिक है हमने उसे पढ़ेंगे, दूसरे टॉपिक में अपने नहीं घुसेंगे, ठीक है? पहले जो अपना टॉपिक है उसको समझ लेते हैं, दूसरे टॉपिक में नहीं घुसेंगे। पहले जो अपना काम है उसको खत्म करते हैं यार, ठीक है? क्या कि कभी भी सवाल फ्री फॉलिंग लिफ्ट का आ जाए या किसी उपग्रह के अंदर आ जाए तो आंसर कहां तक करना है? ऊपरी सिरे तक करना है, पर पानी कभी भी ओवरफ्लो नहीं करेगा। इस सवाल को पढ़ो। ये सवाल देखो, इस तरह का सवाल आ सकता है, पढ़ो इसको। सवाल क्या है कि केशनली के साथ किए गए पृष्ठ तनाव का प्रयोग में पानी कितनी ऊंचाई तक चढ़ा? 10 सेंटीमीटर। कितनी ऊंचाई तक चढ़ा? 10 सेंटीमीटर तक पानी ऊपर चढ़ा। फिर बोला इस प्रयोग को किसी उपग्रह में किया गया, इस प्रयोग को किसी उपग्रह में किया गया, तो बताओ पानी कहां तक चढ़ेगा? तो बेटा तुम्हें पता होना चाहिए, अपने लोगों को पता होना चाहिए कि उपग्रह का सवाल आए या मुक्त रूप से गिरने वाली लिफ्ट का सवाल आए, पानी कहां तक चढ़ता है? पानी कहां तक चढ़ता है? केश नली के ऊपरी सिरे तक चढ़ता है, यानी केश नली के पूरी लंबाई के बराबर। सही है क्या? कोई परेशानी? ठीक है, ठीक है यहां तक? ठीक है। अब देखो इस तरह का बेटा देखो सवाल नीट में आ सकता है। नीट में कोई बहुत कठिन सवाल नहीं आता, कभी कभी वो बहुत हलवा सा सवाल दे देते हैं तुम्हें, तो ये इस तरह के सवाल पता होने चाहिए, बहुत आसान है। एक लाइन अगर याद कर लोगे ना, अगर अपने शॉर्ट नोट्स में बेटा एक लाइन ये वाले लिख लोगे कि फ्री फॉलिंग लिफ्ट या उपग्रह वाले सवाल में केश नली में पानी ऊपरी सिरे तक यानी पूरी लंबाई तक चढ़ता है, तो वो सवाल बेटा 4 नंबर का सही हो जाएगा सिर्फ एक लाइन से। ठीक है यहां तक? इसमें कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ते हैं। देखो अब अगला जो केस है वो कौन सा केस है, देखो इसको समझो। अगला केस इस तरह का है कि मान लो एक कंटेनर था। इस कंटेनर में मैंने एक केश नली को लाके डुबोया। इस कंटेनर में मैंने एक केश नली को लाके डुबोया, ठीक है? मान लेते हैं कि इसमें जो पानी की लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है। मान लिया कि इसमें पानी कितनी लंबाई तक चढ़ा? मान लिया इसमें पानी कितनी लंबाई तक चढ़ा? 10 सेंटीमीटर, ठीक है? 10 सेंटीमीटर ऐसा मान लिया अपने लोगों ने। अच्छा, अब जो ये केश नली है ना, इस सेम केश नली की लंबाई मैंने तोड़ दी। इस केश नली को तोड़ दिया और इस केश नली को तोड़ के मैंने कितने सेंटीमीटर का बना दिया? मैंने इसे बना दिया 6 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का? 6। तो सवाल ये आता है कि पहले कोई केश नली डुबोई थी, उसमें पानी चढ़ा था h हाइट तक,
अब बताओ इस केश नली को अगर तोड़ दिया जाए, मतलब इसकी लंबाई को और छोटा कर दिया जाए, अगर इस केश नली को तोड़ दिया जाए, ये मैंने बेटा लिखा 10 सेंटीमीटर और ये मैंने लिखा 6 सेंटीमीटर, ठीक है, कि अगर इस केश नली को तोड़ दिया जाए और इसकी लंबाई को 10 से छोटा कर दिया जाए तो बताओ क्या होगा। ठीक है, कि इस केश नली को तोड़ दिया जाए, इसकी लंबाई को 10 से छोटा कर दिया जाए तो क्या होगा। तो हमारे दिमाग में दोबारा से सेम वही बात रिपीट होगी कि अगर पहले 10 सेंटीमीटर तक पानी गया तो अभी भी 10 तक जाना चाहिए, मतलब पानी इसको फाड़ के निकल जाना चाहिए, फव्वारा बन जाना चाहिए था क्या, पर ऐसा नहीं होता। मैंने जो बात बोली थी वो हमेशा याद रखना, केश नली का कोई भी सवाल हो, पानी कभी भी ओवरफ्लो नहीं करेगा। तो इसका भी आंसर कभी भी इस तरह का आ जाए तो आंसर तुम्हें लोगों को क्या करके आना है कि पानी ऊपरी सिरे तक चढ़ेगा पर कभी ओवरफ्लो नहीं करेगा, कि पानी ऊपरी सिरे तक चढ़ेगा पर कभी भी ओवरफ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर कभी इस तरह का सवाल आ जाए कि जो केश नली की लंबाई है उसे तोड़ के छोटा कर दिया गया तो बताओ पानी का क्या होगा। तो फव्वारा नहीं बनेगा, पानी अभी भी ऊपरी सिरे तक चढ़ेगा पर ओवरफ्लो नहीं करेगा। देखो इस वाले सवाल को देखो, ये नीट में आया हुआ है, ठीक है, इस सवाल को पढ़ो, क्या सवाल है देखो। क्या आंसर होना चाहिए इसका, आंसर बताओ मुझे कौन सा ठीक है। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, बताओ इसका कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, सवाल समझ में आया कि देखो कि केश नली एच ऊंचाई तक पानी चढ़ा था पर केश नली को क्या, इस रेड पेन से लिखूं सही है, इससे ठीक रहेगा है, इससे लिखता हूं, ठीक है, अब दे जाएगा, ठीक है, इस रेड पेन को यूज करूंगा, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, इसमें कोई परेशानी तो नहीं कि मैंने उस केश नली को तोड़ दिया, मतलब अपर्याप्त लंबाई की केश नली होगी तो ऊपरी सिरे तक चढ़ेगा पर कभी भी बाहर नहीं बहेगा। तो ये दो रिजल्ट है बेटा, याद रख सकते हो, ये दो रिजल्ट हैं, इनको याद रख सकते हो क्या। इन पे सवाल बेटा देख एक कॉन्सेप्ट पे आ चुका है, दूसरे वो उपग्रह वाले या लिफ्ट वाले पे सवाल पूछा जा सकता है, याद रहेगा। वो उपग्रह वाला सवाल और लिफ्ट वाला सवाल पे सवाल अभी तक नहीं आया है, ये अपर्याप्त लंबाई वाले पे आ चुका है, तो उस पे भी आ सकता है, बता सकते हो क्या। और ये सवाल बहुत पहले आया था, AIPMT 2014 या 15 के टाइम पे आया, 2014 शायद उस समय पे आया था, तब से अभी तक इस कॉन्सेप्ट को दोबारा उसने टच नहीं किया है। अगर उसने दोबारा टच नहीं किया है तो मतलब कि अब ये सवाल पूछने जाने के चांस ज्यादा है ना, कर सकते हैं क्या इतना। ठीक है, ठीक है, यहां तक ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते। देखो अब ये मैंने दो रिजल्ट बताए थे, अभी बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें बता चुका हूं पर मैंने उन पे सवाल नहीं बताए, उन सवालों को देख लेते हैं। कल मैंने तुम्हें दो रिजल्ट बताए थे, मैंने बोला था दो छोटे छोटे कि दो साबुन के बुलबुले जिसकी एक की त्रिज्या R1 है दूसरे की R2 है, इनको मिला के अगर एक बड़ा बुलबुला बना दें
तो उसकी जो त्रिज्या होगी वो r इक्वल टू रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर होगी। एक रिजल्ट बताया था, याद है ये वाला, कल बताया था मैंने, ये बताया था एक रिजल्ट कि दो साबुन के छोटे छोटे बुलबुले को अगर एक अपने बड़ा कर दें तो ये हो जाएगा। ये रिजल्ट बताया था क्या? बेटा पीडीएफ मिल जाएगी, तब उसमें देख लेना। अभी के लिए थोड़ा सा काम चला लो। बहुत सारे क्वेश्चन मुझे ऐड कराने थे, इसलिए मैंने उनको छोटा छोटा ही रखा है। ठीक है, वो पीडीएफ मिल जाएगी तो जूम करके देख लेना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखो मैं पढ़ देता हूं। उसने बोला साबुन का एक बुलबुला था, उसकी त्रिज्या 12 थी, तो ये हो गया R1। दूसरे वाले की कितनी थी? 5, तो ये हो गया R2। बोला ये दोनों आपस में मिल गए और एक नया बुलबुला बना लिया, तो आंसर बताओ। नहीं बता सकते क्या? बता सकते हो क्या? क्या आंसर होगा कि भाई रूट 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 होता है, याद है क्या? 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का 25 होता है, दोनों को जोड़ोगे 169 हो जाएगा। और 169 किसका वर्गमूल? 13 का। आंसर क्या? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। देखो इस पे भी सवाल नीट में आ चुका है, मैं तुम्हें वो भी कराऊंगा अभी। ये हो जाएगा क्या? इसमें कोई दिक्कत? ठीक, एक रिजल्ट और बताया था मैंने, एक और बताया था। क्या मैंने बोला था कि मान लो बेटा साबुन के दो बुलबुले, एक की रेडियस है R1, दूसरे की R2। इन साबुन के दोनों बुलबुले आपस में नहीं मिले, पर वो आपस में इस तरह से कंबाइन हो गए। ऐसा तुमने देखा भी होगा, कभी एक बुलबुले के ऊपर एक छोटा सा बुलबुला हाथ धोते टाइम तुम्हें दिखाई देता होगा, है ना? तो इस केस में अगर ये जो उभयनिष्ठ सतह है ना, इस उभयनिष्ठ, ये वाली उभयनिष्ठ सरफेस, कौन सी वाली? ये जो उभयनिष्ठ सरफेस है, इस उभयनिष्ठ सतह की त्रिज्या पूछी जाए तो वो RC, सी मतलब कॉमन, वो कितनी होती है? R2 इंटू R1 अपॉन R2 माइनस R1, ये होती। याद है ये वाला? ये भी तो बताया था एक फॉर्मूला, ये भी बताया था यार, याद हो तो। इसको सॉल्व करो। अच्छा, एक है 6, एक है 4, ये हो जाएगा 6 माइनस 4। अब बेटा यहां देखो, ये कभी मत करना कि भाई R1 R2, हमेशा जो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देना। एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देना। ज्यादा अपना दिमाग नहीं चलाना। कभी भी नीचे क्या करना है? बड़े में से छोटा घटाना है। ऊपर तो मल्टीप्लाई होगी तो कुछ भी करो, पर नीचे हमेशा क्या लिखना है? बड़े में से छोटा घटा दो, तो 24 अपॉन में 2 आएगा। तो आंसर कितना? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें कोई परेशानी? कोई भी परेशानी? कोई परेशानी? देखो ये नीट में आया हुआ, ये नीट में अभी आया बेटा, शायद 22 या 23 में ही आया, जहां तक मुझे याद है 23 या 22, 1-2 साल पहले ही आया है। ठीक है, इस सवाल को करो, 1-2 साल पहले ही आया है, इसको सॉल्व करो। एक दो साल पहले ही आया है, इसको आंसर करो।
ठीक है, इसको आंसर करो आप लोग। क्या सही 124 का वो कौन सा क्वेश्चन है यार ये? हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर करो, क्या होगा? ठीक, देखो इसमें ध्यान रखना कि उन्होंने नया बुलबुला बनाया है, कोई उभयनिष्ठ सतह नहीं पूछी है। तो जो अगर याद हो बेटा जी, जो रूट होता है, रूट का मतलब क्या होता है कि किसी की भी पावर हाफ। रूट का मतलब क्या होता है, मान लो रूट एक्स लिखा है तो रूट एक्स का मतलब क्या होगा, एक्स की पावर हाफ। तो जो रूट R1 प्लस R2 का स्क्वायर होता है ना, उसका मतलब क्या होगा कि R1 प्लस R2 और उसकी पावर क्या लगा दें, 1/2। R1 प्लस R2 उसकी पावर क्या लगा दें, 1/2। ठीक, इससे पहले वाले का अरे ठीक कर रहा है, जो भी बताया यही ठीक है बेटा, यही ठीक है, यही ठीक है। मॉड्यूल में कुछ भी दिया हो, आंसर ये सही है, 12 सही है, मैं बोल रहा हूं ना। इसका ये होगा, ठीक है, ठीक है यहां तक, ठीक। देखो एक ये सवाल है एक्सेस प्रेशर पे, ये ऐसा सवाल भी बेटा ये भी नीट में आया हुआ है, ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। बताया हुआ है मैंने तुम्हें कि जो प्रेशर होता है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो प्रेशर होता है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर साइज को बुलबुला फैलता है, फैलने का मतलब साइज बढ़ेगा, फैलने का मतलब साइज बढ़ेगा, और आर बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, आर बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन? ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, अभी ज्यादा पुराना नहीं है, 3 या 4 साल पुराना ही क्वेश्चन है। ठीक, अब ये दूसरे नंबर वाले ऑप्शन को देखो, ये जो दूसरे नंबर वाला ऑप्शन है इसको पढ़ो। दूसरे नंबर वाला क्वेश्चन है, इसको पढ़ो। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्रव केशनली में ऊपर कब चढ़ेगा, जब स्पर्श कोण थीटा सी इसका मान कैसा हो, न्यून कोण या अधिक कोण। तो याद करो, दिख नहीं रहा है, एक मिनट, ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा बेटा क्या आप लोगों को? मैं पढ़ देता हूं। क्वेश्चन क्या है कि अगर द्रव केशनली में ऊपर चढ़ता है तो बताओ जो स्पर्श कोण है उसका मान क्या होगा। 2 आंसर हो सकते हैं, न्यून कोण या अधिक कोण। तुम मुझे बताओ क्या होगा। मैं सवाल पढ़ दे रहा हूं, सुन लो कि द्रव केशनली में ऊपर चढ़ता है तो स्पर्श कोण का मान क्या होगा। क्या होगा स्पर्श कोण का मान, न्यून कोण या अधिक कोण? तो देखो कल एक बात समझाई थी बेटा मैंने आप लोगों को, मैंने बोला था कि अगर थीटा सी 90 से छोटा होगा, अगर थीटा सी 90 से छोटा होगा तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, और अगर कॉस थीटा पॉजिटिव है तो h की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव। और h पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पानी चढ़ेगा। h पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पानी चढ़ेगा। ऐसे ही अगर थीटा सी 90 से बड़ा है तो जो कॉस थीटा होता है वो निगेटिव होता है। कॉस थीटा निगेटिव का मतलब कि जो h होगा वो भी निगेटिव होगा, और निगेटिव का मतलब होता है पानी गिरेगा। ये याद है ना? तो न्यून कोण आंसर टिक करके आ सकते थे क्या
यहां पे आंसर क्या होगा, न्यून कोण। आंसर क्या होगा, न्यून कोण या एक्यूट एंगल, न्यून कोण या एक्यूट एंगल। ठीक है, ऐसा सवाल आ सकता है। ठीक है, ऐसा सवाल आ सकता है। सही है यहां तक। अब देखो, अब इसी में एक चीज और समझो। ठीक, कल जब मैंने स्पर्श कोण पढ़ाया था तो स्पर्श कोण की बताओ डेफिनेशन क्या बताई थी। स्पर्श कोण पढ़ाया था तो बोला था कि जो द्रव की सतह पे स्पर्श रेखा बनाओगे, जो द्रव की सतह पे स्पर्श रेखा बनाओगे और ठोस सतह के बीच में बना कोण स्पर्श कोण होता है, ये बताया था ना। देखो, अब अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इसको हमने हाँ, अब देखो कि द्रव क्या क्या बताया था कि द्रव सतह पे जो स्पर्श रेखा होती है और ठोस सतह के बीच में बना हुआ कोण स्पर्श कोण होता है। अब इस पे एक चीज और पढ़ो कि जो स्पर्श कोण होता है वो डिपेंड किस पे करता है। स्पर्श कोण द्रव और ठोस की प्रकृति पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, द्रव और ठोस की प्रकृति, मतलब जो लिक्विड और सॉलिड है, जो लिक्विड और सॉलिड है उन पे डिपेंड करता है। तो जो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है ये किस पे डिपेंड करता है, लिक्विड और सॉलिड के नेचर पे। किस पे डिपेंड करता है, लिक्विड और सॉलिड के नेचर पे। जब तक तुम लिक्विड और सॉलिड चेंज नहीं करोगे, जब तक तुम लिक्विड और सॉलिड चेंज नहीं करोगे, स्पर्श कोण भी चेंज नहीं होगा। जब तक तुम लिक्विड और सॉलिड चेंज नहीं करोगे, स्पर्श कोण भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहां तक स्पर्श कोण भी चेंज नहीं होगा। अब देखो ऊपर वाला सवाल पढ़ो, ऊपर वाला सवाल पढ़ो। उसमें क्या लिखा हुआ है कि किसी केश नली को, बेलनाकार नली को द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोया गया तो संपर्क कोण कितना है, 80 डिग्री। कितना संपर्क कोण आया, 80 डिग्री। बोला अगर नली को 40 डिग्री के कोण पे डुबोया जाए तो बताओ संपर्क कोण का मान क्या होगा। पहले कितना था कि जब सीधा सीधा डुबोया तो 80 डिग्री था, बोला 40 डिग्री के एंगल पे डुबोया तो मान बताओ। सवाल समझो इस तरह का है कि पहले सीधा सीधा डुबोया तो जो स्पर्श कोण है इसका मान कितना है, 80 डिग्री है। बोला अगर इसको 40 के एंगल पे, अगर इसको 40 के एंगल पे डुबोए तो ये जो स्पर्श कोण है इसका मान बता दो क्या हो जाएगा। ये सवाल है। सवाल समझ में आ रहा है कि पहले सीधा सीधा डुबोया तो स्पर्श कोण 80 है, तो बताओ अब 40 डिग्री के एंगल पे डुबोया तो आंसर क्या होगा। तो बेटा ये बताओ, क्या तुमने लिक्विड चेंज किया, क्या तुमने लिक्विड चेंज किया, क्या तुमने लिक्विड चेंज किया। बस इस सवाल का आंसर बताओ, क्या तुमने लिक्विड चेंज किया या सेम लिक्विड पहले वाला ही है। क्या तुमने लिक्विड को चेंज किया, नहीं, लिक्विड को चेंज नहीं किया, लिक्विड को चेंज नहीं किया। क्या तुमने केशनली को चेंज किया, क्या तुमने केशनली को चेंज किया, नहीं, ना हमने लिक्विड चेंज किया ना हमने सॉलिड यानी केशनली चेंज किया। तो जब मैंने लिक्विड को भी चेंज नहीं किया, मैंने सॉलिड को भी चेंज नहीं किया, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट लिक्विड और सॉलिड पे ही तो डिपेंड करता है, और लिक्विड भी वही सॉलिड भी वही, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी वही। तो आंसर अभी भी कितना होगा, 80 डिग्री। आंसर अभी भी कितना होगा, 80 डिग्री। तो ये दो सवाल बेटा आ सकते हैं, मैंने इसलिए तुम्हें बताए हैं। ये दो सवाल आ सकते हैं, मैंने इसलिए बताया। ठीक है, इन दोनों में कोई परेशानी ऐसे सवाल आ जाए तो कर लोगे तुम लोग, ऐसे सवाल आ जाएंगे तो कर लोगे, हो जाएंगे ना।
ठीक है, पर मैं तुम्हें बता दूंगा, मैंने देख लिया वो तुम्हारा जो डाउट है n की पावर 1/3 मैं लास्ट में बता दूंगा। ये वाला पेन सही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक न्यूमेरिकल है उसकी बात कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल है अपने लोग उसकी बात कर लेते हैं, ठीक। देखो, एक न्यूमेरिकल है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। समझो समझो, देखो कि मान लो सवाल इस तरह का आ गया कि ये केश नली है, केश नली में तुम्हें डुबोया ऊर्ध्वाधर डुबोया, तो पानी की ऊंचाई h है, पानी की ऊंचाई कितनी चढ़ी h। अब बोला केश नली को किसी एंगल अल्फा पे, केश नली को किसी एंगल ऊर्ध्वाधर से किसी एंगल अल्फा पे डुबोया गया, तो बताओ कि ये जो पानी की लंबाई है ये कितनी होगी, ये पानी की लंबाई है ये कितनी होगी, ये बताओ, ठीक है। तो देखो एक बात समझो, जब मैंने ये डायग्राम बनाया तो मैंने h की वैल्यू देखो, यहां भी इतनी ऊंचाई है और यहां भी जो ऊंचाई है, मैं लंबाई की बात नहीं कर रहा, मैं पानी की लंबाई की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूं कि जो पानी की ऊंचाई है वो अभी भी h ली है। h क्यों ली, मैंने पानी की ऊंचाई दोनों केस में h ही क्यों ली, चेंज क्यों नहीं की, क्योंकि जो ऊंचाई का फॉर्मूला है वो होता है 2t cos थीटा c अपॉन में r रो g। जो ऊंचाई का फॉर्मूला होता है वो ये होता है ना। आप समझो, ये 2 तो कांस्टेंट है, 2 चेंज नहीं होगा, पानी चेंज नहीं किया तो t की वैल्यू चेंज नहीं होगी, पानी चेंज नहीं किया तो t की वैल्यू चेंज नहीं होगी। लिक्विड भी वही, सॉलिड भी वही, तो cos थीटा भी चेंज नहीं होगा। केश नली वही वाली है तो r की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। पानी वही तो डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी, और जहां हो वहीं खड़े हो तो g की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। जब ये कुछ भी चेंज नहीं होगा तो h भी चेंज नहीं होगा, मतलब h कांस्टेंट होगा। h क्या होगा, नियत, h की वैल्यू क्या रहेगी, नियत। तो चाहे तुम एंगल कितना भी झुका दो, तुम एंगल कितना भी झुका दो, पर h की वैल्यू चेंज नहीं होती, h की वैल्यू चेंज नहीं होती, मतलब जो पानी की लंबाई है वो पानी की ऊंचाई है वो चेंज नहीं होती। फिर बेटा चेंज क्या होगा, फिर चेंज क्या होगा बेटा, ये जो पानी की लंबाई है ये चेंज हो जाएगी। पहले पानी की लंबाई और ऊंचाई बराबर थी, पर जैसे ही तिरछा किया तो ऊंचाई तो वही रही, पर जो नली में पानी की लंबाई थी वो बदल गई। तो सवाल हमसे इसका पूछा जाता है कि मुझे इस पानी की लंबाई बताओ। सवाल मुझसे किसका पूछा जाएगा कि मुझे इस पानी की लंबाई बताओ, कि जो तुमने तिरछा किया तो पानी की लंबाई कितनी हो जाएगी ये बताओ। तो कैसे करेंगे, देखो इस वाले त्रिभुज को उठा लो, अगर ये दिख रहा हो तुम्हें तो ये एक त्रिभुज बन गया इस तरह का, ये एक त्रिभुज बन चुका है। इस त्रिभुज को अगर अपने उठा लें तो ये अल्फा कोण है, ये जो ऊंचाई है वो h है, ये जो ऊंचाई है वो h है, और ये जो लंबाई है वो l है, यही तो है। अगर इस त्रिभुज को उठा लें तो ये ऊंचाई है h, ये लंबाई है l, और ये एंगल जो है इन दोनों के बीच में वो अल्फा है। पाइथागोरस नहीं लगाओ, अल्फा दिया रहेगा तो अपने देखो, अगर तुम्हें ये बात पता है ना 90 डिग्री के सामने वाली, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है ना, तो ये तो हो गया कर्ण L, और जो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है तो ये हो गया कर्ण। अगर नहीं पता सुन लो, 90 डिग्री के सामने जो भी है, 90 डिग्री के सामने जो भी है, बेटा फालतू सवाल मत पूछो, शादी हुई कि नहीं हुई चाटा मार दूंगा सामने बैठे होते तो। जो पढ़ा रहा हूं उसको चुपचाप पढ़ो, पढ़ाने पे ध्यान दो, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, और जो कोण है, कोण के सामने कुछ भी हो, कोण के सामने वाली जो ये भुजा होगी ना, ये देखो कोण के सामने ये होगी लंब यानी परपेंडिकुलर, और जो कोण के साथ वाली भुजा होती है
ये होती है आधार। तो किसी को अगर नहीं पता हो तो ये चीज हमेशा याद रखना बेटा, किसी चीज को नहीं पता हो तो ये चीज हमेशा याद रखना कि 90 के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं, कोण के सामने जो होता है उसे लंब बोलते हैं, और कोण के साथ में जो होता है उसे आधार बोलते हैं। तो देखो इस सवाल में मुझे आधार पता है h है और l जो है वो कर्ण है, तो आधार और कर्ण में अगर रिलेशन चाहिए तो वो कॉस देता है। आधार और कर्ण में जो रिलेशन है वो कौन देता है? कॉस देता है। तो इस सवाल में अपने क्या लगाएंगे? कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो कॉस अल्फा लगा दिया तो ये आधार हो गया h, नीचे आ गया कर्ण, तो h अपॉन एल, तो आ गया h अपॉन एल, आ गया h अपॉन एल। और यहां से अगर l की वैल्यू निकालें, यहां से अगर l की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा? h अपॉन कॉस अल्फा। यहां से अगर h की वैल्यू वो l की वैल्यू निकालें तो h अपॉन कॉस अल्फा आ जाएगा, h अपॉन कॉस अल्फा आ जाएगा। तो अपने बात करें कि अपना जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? तो कभी भी सवाल आए एल निकालने का तो आंसर होगा h अपॉन कॉस अल्फा। ठीक है, तो इस तरह का सवाल आए तो कर लोगे। फॉर्मूला क्या है? L बराबर h अपॉन कॉस अल्फा। देखो फॉर्मूला याद रखो, L बराबर h अपॉन कॉस अल्फा। मुझे इसका आंसर बताओ। आंसर बताओ मुझे इसका, सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आने वाला है। सिंपल सवाल है। बोला पहले जब ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी थी? 10, तो यहां 10 लिखा, और cos 60 की वैल्यू, cos 60 पता है क्या तुम लोगों को कितना होता है? cos 60 पता है कितना होता है? cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है बेटा। cos 60 1/2 होता है। 2 जो सबसे नीचे होता है, जो सबसे नीचे होता है वो ऊपर जाता है, जो सबसे नीचे होता है वो ऊपर जाता है। तो 10 इंटू 2 20 सेंटीमीटर आंसर आएगा। 10 इंटू 2 20 सेंटीमीटर आंसर आएगा। 10 इंटू 2 20 सेंटीमीटर आंसर आएगा। बेटा cos 60 की वैल्यू √3/2 नहीं होती है, वो sin 60 होता है। sin 60 होता है √3/2, cos 60 1/2 होता है। cos 60 1/2 होता है। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी? देखो अब देखो, अगर मैं देखो तुमसे इस सवाल में गलती कराता, अगर मान लो मैं पेपर बनाने वाला होता और मैं तुमसे इस सवाल में गलती कराना चाहता, ठीक है, तो इसमें गलती में क्या कराता कि मैं सोचता कि ये तो सब बच्चे रट के आए हैं कि h अपॉन कॉस अल्फा तो इन लोगों ने रट के आए हैं और ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो मैं क्या करता, ये जो एंगल ऊर्ध्वाधर से दिया है मैं इसे क्षैतिज से कर देता। जो ये एंगल ऊर्ध्वाधर से दिया है मैं इसे कहां से बना देता? मैं ऐसे अगर सवाल में लिख देता क्षैतिज, पर जो तुमने ये फॉर्मूला निकाला है, तुमने फॉर्मूला निकालते टाइम एंगल कहां से लिया है? तुमने फॉर्मूला निकालते टाइम एंगल कहां से लिया है? ये लाइन को क्या बोलते हो? ये इस लाइन को क्या नाम देते हैं? ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल लाइन। तो तुमने फॉर्मूला बनाते टाइम ये एंगल कहां से लिया है? वर्टिकल से लिया है, ऊर्ध्वाधर से लिया है। तो सवाल में अगर गलती कराना चाहता तो मैं क्या देता? मैं इस एंगल को क्षैतिज में से बना देता। क्षैतिज से बना देता तो बेटा फिर अल्फा 60 नहीं लेना होता, फिर कितना लेना होता? 90 - 60 यानी 30 डिग्री। ये बात नहीं पल्ले पड़ी मैंने जो बोला, ये बात जो तुम्हारे पल्ले पड़ी जो मैंने अभी बोला बेटा, ये लाइन या मैंने फालतू में बोल दिया? ये जो मैंने बताया अभी, ये अब समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि गलती क्या हो सकती है अपने लोगों से?
ये समझ में आया कि वो वर्टिकल वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह का सवाल आए तो एक चीज चेक करनी रहेगी अपने को पहले कि जो उसने एंगल दिया है वो ऊर्ध्वाधर से होना चाहिए, एंगल दिया है वो ऊर्ध्वाधर से होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये गलती और कहां करते हो तुम लोग? ये जो गलती है ये वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वाली, ये और कहां करते हो तुम लोग? फिजिक्स में पहले कभी तुमने सही ये गलती हुई है क्या? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वाली गलती फिजिक्स में तुमसे पहले और भी कहीं हुई होगी। अगर तुमने सवाल पढ़ाई की होगी तो हुई होगी, नहीं की होगी तो नहीं हुई होगी। बताओ और कौन से चैप्टर में ये गलती होती है हम लोगों से? याद है किसी को? अगर तुम लोगों ने प्रक्षेप गति पढ़ा हो तो नीट में उसमें एक सवाल आया था कि मैक्सिमम ऊंचाई बताओ। तो अपनों ने लिखा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये फॉर्मूला एच मैक्स का फॉर्मूला यही होता है प्रक्षेप गति में, याद है? प्रोजेक्टाइल मोशन में एच का फॉर्मूला यही होता है। ये सवाल आ चुका है नीट में। तो उसने बोला था कि अधिकतम ऊंचाई बताओ, पर उसने जो ये वाला थीटा होता है ना कोण, ये जो थीटा होता है ना, ये कहां से होता है? क्षैतिज। वहां पे ये थीटा कहां से होता है? क्षैतिज। और सवाल में लिखा हुआ था कि थीटा कहां से है? सवाल में लिखा हुआ था थीटा कहां से है? ऊर्ध्वाधर। तो अपने को वहां भी 90 माइनस थीटा करना था। तो जब भी, अब ये मैंने क्यों बताया, जब भी तुम लोग अपने फॉर्मूला मेंशन करो, फॉर्मूला नोट करो, तो फॉर्मूले में जो थीटा वाला वर्ड आए ना, तो थीटा जरूर लिखो कि थीटा एंगल क्या है। जब भी कोई भी फॉर्मूला बुक में नोट करो तो जब थीटा आ जाए फॉर्मूले में तो थीटा को लिखो जरूर कि थीटा ऊर्ध्वाधर से लेना है कि थीटा क्षैतिज से लेना है। ध्यान रहेगी ये बात। जब भी शॉर्ट नोट्स बनाओ तो उसमें थीटा मेंशन करो कि थीटा कहां से लेना है, ऊर्ध्वाधर से लेना है कि क्षैतिज से लेना है। ठीक है, लिख सकते हो क्या? लिख लोगे? इतना काम आगे से याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते। देखो, ये एक कॉन्सेप्ट है अपना एक्सिस प्रेशर का। ठीक है, एक छोटी सी चीज है, एक फॉर्मूला है जो पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल नहीं आएगा। न्यूमेरिकल क्यों नहीं आएगा? क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत कठिन, न्यूमेरिकल अगर इसमें आया तो बहुत कठिन कैलकुलेशन हो जाएगी। तो यहां से न्यूमेरिकल तो नहीं आया, यहां से न्यूमेरिकल तो नहीं आएगा। यहां से हाँ एक फॉर्मूला पूछा जा सकता है। मैं उस फॉर्मूले को तुम्हें समझा देता हूं। बस पहले इतनी चीजें याद करो कि एक चीज बताई थी P in माइनस P आउट, ये था एक्सिस प्रेशर। P in माइनस P आउट क्या था? एक्सिस प्रेशर। यहां से अगर P in की वैल्यू निकालें तो P in हो जाएगा P आउट प्लस P एक्सिस। यहां से अगर P in की वैल्यू निकालें तो P in हो जाएगा P आउट प्लस एक्सिस प्रेशर। यहां से ये लाइन समझ में आई? ये लाइन समझ में आई? यहां से ये लाइन समझ में आई? अब देखो, अगर यहां से ये लाइन समझ में आई तो अपने अगली चीज पे ध्यान देते हैं कि अगर मुझसे साबुन के बुलबुले के अलावा या पानी की बूंद के अलावा एक हवा के बुलबुले के अंदर, एक हवा का बुलबुला जो द्रव की सतह से h गहराई में है, इसके अंदर दाब पूछा जाता, इसके अंदर दाब पूछा जाता, तो मैं क्या करता? तो मैं देखो ध्यान से कि इसके अंदर जो दाब होगा, इसके अंदर जो दाब होगा वो P in होगा। इसके आउटसाइड में जो दाब होगा, इसके आउटसाइड में यहां पे जो दाब होगा वो P आउट होगा। ठीक है, और ये इसकी सरफेस है, ये इसकी सरफेस है, ये वाली। तो हमसे ये पूछा गया कि भाई पानी की h गहराई में एक हवा का बुलबुला है, उस हवा के बुलबुले के अंदर, दाब अधिक नहीं पूछ रहा हूं, उस हवा के बुलबुले के अंदर दाब बताओ।
तो मैंने बोला कि जो अंदर दाब होता है P इनसाइड वो P आउटसाइड प्लस P एक्सिस होगा, जो अंदर दाब होता है वो P आउटसाइड प्लस P एक्सिस होगा, है ना। तो इसको अगर लिखें कि भाई P आउटसाइड कितना है और P एक्सिस कितना है, अच्छा ये आउटसाइड तो द्रव की सतह से H गहराई में, द्रव की सतह से H गहराई में क्या दाब रो जी एच होता है, द्रव की सतह से H गहराई में क्या दाब रो जी एच होता है। तो मैंने लिखा कि जो P आउटसाइड है वो होगा रो जी एच, जो P आउटसाइड है वो कितना होगा, रो जी एच। अच्छा P आउटसाइड तो रो जी एच हो गया, ये एक्सिस प्रेशर कितना लिखूं, तो बताओ ये एक्सिस प्रेशर की जगह 2T/R लिखूं या 4T/R लिखूं, मुझे बताओ इस एक्सिस प्रेशर की वैल्यू 2T/R रखूं या 4T/R रखूं, क्या रखूं, इस एक्सिस प्रेशर की वैल्यू 2T/R रखूं या 4T/R लिखूं, बताओ। बस एक बात याद रखना कि एक्सिस प्रेशर 2T/R प्रति सतह होता है, प्रति सतह। अगर एक सतह है तो 2T/R, दो सतह है तो 4T/R, ये बताया था बस। साबुन का बुलबुला, अब देखो बुलबुला वर्ड सुन के अगर तुमने 4T/R किया है तो मैंने बोला था कि कभी भी हवा का बुलबुला आए तो हवा के बुलबुले में दो सरफेस नहीं होती, हवा के बुलबुले में दो सरफेस नहीं होती, हवा के बुलबुले में एक ही सतह होती है बेटा, याद करो मैंने ये चीज समझाई हुई है। तो अपने यहां बुलबुला वर्ड सुन के ये नहीं लगाना है, कितना लिखना है 2T/R। इतना समझ में आया कि P इनसाइड रो जी एच प्लस 2T/R, 2T/R ही क्यों लिखा, ये समझ में आया, ठीक। अब देखो, अब एक चीज और समझो कि भाई ये पानी के ऊपर हवा भी तो होगी, हवा के मॉलिक्यूल होंगे, ये हवा होगी, यहां हर जगह क्या होगा, हवा, और हवा होगी तो हवा का भी तो दाब होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हवा का दाब भी तो ऐड हो जाएगा। तो जो फार्मूला होगा टोटल वो कितना होगा कि PATM प्लस रो जी एच प्लस 2T/R, जो कि ये फार्मूला लिखा हुआ है। तो तुम अब बेटा ये फार्मूला याद रखना, ये फार्मूला याद रखना, P इन बराबर PATM प्लस रो जी एच प्लस 2T/R। तो कभी इस तरह का सवाल आए, न्यूमेरिकल नहीं आएगा, सीधे ऑप्शन में पूछा जाएगा, तो कभी हवा के बुलबुले के अंदर दाब पूछा जाए तो आंसर क्या करना है, PATM प्लस रो जी एच प्लस 2T/R। ठीक है यहां तक, ठीक है, ठीक है इतना। देखो एक फाइनल सवाल है जो यहां से आ सकता है, सरफेस टेंशन में मैं बोलूं कि वही फ्लूइड का सबसे कठिन टॉपिक क्या होता है, तो अपने जो ये तरल पढ़ रहे हैं, ये तरल का सबसे कठिन टॉपिक ही सरफेस टेंशन होता है। क्यों कठिन टॉपिक क्यों होता है, कठिन टॉपिक इसलिए माना जाता है क्योंकि बेटा समझ ही नहीं आता कब 2 की मल्टीप्लाई करनी है, कब 2 की मल्टीप्लाई नहीं करनी, ये बच्चों को समझ ही नहीं आता, कब सरफेस एरिया में 2 से मल्टीप्लाई करनी है, कब नहीं करनी। तो वो अगर हम अपना बेसिक थोड़ा सा क्लियर लेके चले तो सरफेस टेंशन से आसान मुझे नहीं लगता कुछ है, पर कुछ बच्चों को बहुत कठिन लगता है। तो जो रिवीजन नहीं करेंगे, जो पढ़ाई नहीं करेंगे, जो सवालों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उनको बेटा सब कुछ कठिन ही लगेगा। जो रिवीजन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, उनको सब कुछ आसान लगेगा। ठीक है, ये आखिरी सवाल है, इसको देख लो, ध्यान से सुन लो। थोड़ा सा स्टार्टिंग में अजीब लगेगा कि पता नहीं क्या है, पर फिर मैं तुम्हें इसके बाद में एक फॉर्मूला बताऊंगा कि भाई कभी भी लीक वाला वर्ड आ जाए, कभी भी लीक वाला वर्ड आ जाए तो सवाल में मैं तुम्हें एक फॉर्मूला भी बताऊंगा कि लगा के क्या आना है। ठीक है, ठीक है, कि अभी पहले सुन लो कि वो फॉर्मूला आया कैसे,
एक बार फॉर्मूला आ जाएगा फिर वही फॉर्मूला लगाते रहने हैं और उससे अपने आंसर आ जाया करेंगे। कैसे? देखो, सवाल ये है कि एक बर्तन था, उसमें बताओ कितनी ऊंचाई तक पानी भरा जा सकता है कि वो लीक ना करे। ठीक है, बोला एक बर्तन है, उसमें पानी भरना चालू किया, तो बताओ कितनी ऊंचाई तक पानी भर सकते हैं कि वो लीक ना करे। तो जो पहली बात अपने दिमाग में आती है कि यार अगर बर्तन में होल है तो पानी भरते ही पानी लीक करने लगेगा ना। पहली बात अपने को क्या समझ में आती है कि अगर बर्तन में होल किया हुआ है तो जैसे ही पानी इसमें डालोगे पानी तो लीक करने लगेगा। पर अगर ध्यान से सोचो कि अगर यार मान लो बारिश हो रही है तो छत पे देखा होगा तुमने, बारिश की बूंद बनने लगती है। अगर बारिश हो रही है तो बारिश छत पे देखा होगा कि अगर गांव वाली छत हो तो बारिश की बूंद बन जाती है। वो बूंद जब तक टूट के नीचे नहीं गिरेगी, जब तक वो बूंद छत से नीचे नहीं गिरेगी, क्या पता चलेगा लीक हो रहा है? जब तक बूंद ऊपर से टूट के नीचे नहीं गिरेगी, क्या ये पता चल सकता है कि लीक हो रहा है या नहीं? नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। तो लीक होने के लिए जो बूंद बनी है, इस बूंद का टूटना जरूरी है। ठीक है, तो अगर सवाल आया कि लीक कब होने लगेगा, तो लीक कब होने लगेगा? जब ये जो बूंद बनी है, ये बूंद टूट के नीचे गिर जाएगी, तब पानी लीक करने लगेगा, है ना। तो ये बात समझ में आ रही है कि भाई पानी एकदम से डालते ही लीक नहीं करने लगता, पहले वो बूंद बनेगी, बूंद धीमे धीमे बड़ी होगी, बड़ी बूंद बन के टूट के नीचे गिरेगी, तब पानी लीक करना चालू होगा। ठीक है, अच्छा अब समझो कि भाई ये बूंद को रोका किसने है। तो होगा क्या कि ये जो बूंद की सरफेस है ना, इस पूरी सरफेस पे, ये जो बूंद की सरफेस है, इस पूरी सरफेस पे सरफेस टेंशन के फोर्स लगते हैं। इस पूरी सरफेस पे सरफेस टेंशन के फोर्स लगते हैं। कितना? T इंटू एल, और वो T इंटू बूंद की जो परिधि है वो 2πr। तो इस बूंद को रोक के कौन रखेगा? इस बूंद को रोक के कौन रखेगा? T इंटू 2πr। ये वाला जो बल है ये वो इस बूंद को रोक के रखेगा। अब इस बूंद को गिराएगा कौन? तो ऊपर से लगने वाला बल। ऊपर से कितना बल लगेगा? तो ऊपर से लगने वाला बल होगा प्रेशर इंटू एरिया। ऊपर से लगने वाला बल कितना होगा? प्रेशर इंटू एरिया। ये बल लग रहा होगा, तो ये प्रेशर इंटू एरिया का जो बल है, तो प्रेशर तो रो जी एच होगा, और जो एरिया होगा वो एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। तो ऊपर से लगने वाला बल कौन है? कि जो प्रेशर दाब, प्रेशर इंटू एरिया, बल क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया, रो जी एच इंटू एरिया उस बूंद का क्या होगा? इस वाली सतह का पाई आर स्क्वायर। तो टूट के गिरने के लिए मैंने इन दोनों को क्या कर दिया? बराबर। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया? बराबर। अगर बेटा तुम लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा, तो एच का आंसर क्या आया होगा? 2t अपॉन आर रो जी। एच का आंसर क्या आया होगा? 2t अपॉन आर रो जी। 2t अपॉन आर रो जी। ये आंसर आया होगा। एरिया लिखा तो है बेटा, एरिया पाई आर स्क्वायर लिखा तो है, एरिया लिखा है मैंने, प्रेशर इंटू एरिया, एरिया पाई आर स्क्वायर लिखा है। अगर इन दोनों को आपस में बैलेंस कर दें तो ये फॉर्मूला आया होगा। ये फॉर्मूला देखा देखा सा नहीं लग रहा? ये फॉर्मूला देखा हुआ सा लग रहा है ना? क्या लग रहा है? H बराबर 2t cos थीटा सी अपॉन आर रो जी। H बराबर 2t cos थीटा सी अपॉन आर रो जी। नीचे वाले में बेटा ये सरफेस टेंशन के फोर्स में लेंथ लेते हैं। लेंथ क्या है? लेंथ इसकी परिधि है, लेंथ इसकी परिधि है, लेंथ ली जाती है। ये फॉर्मूला देखा हुआ सा लग रहा है, 2t cos थीटा सी अपॉन आर रो जी। 2t cos थीटा सी अपॉन आर रो जी। तो करना क्या है? जो फॉर्मूला होता है ना H बराबर 2t cos थीटा सी अपॉन आर रो जी वाला, तो उसमें से जो cos थीटा है उसको घटा दो, उसमें से जो cos थीटा है उसको हटा दो, तो बस फॉर्मूला क्या बचेगा? 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी। तो बस इतना याद रखो कि कभी भी लीक वाला सवाल है, कभी भी
लीक वाला सवाल है। कौन सा वाला? जिसमें लीक वर्ड लिखा हो। तो h बराबर 2t cos थीटा c अपॉन r रो g, ये लिखो 2t cos थीटा c अपॉन r रो g लिखो और cos थीटा हटा दो। समझ में आई ये बात? कभी भी सवाल में सरफेस टेंशन दिया हुआ है और लीक वर्ड लिखा है, लीक वर्ड लिखा है, तो फॉर्मूला लगाओ h बराबर 2t cos थीटा c अपॉन r रो जी और cos थीटा हटा दो, बाकी वैल्यू रखो। अब मुझे इस सवाल में तुम देखो t की वैल्यू दी हुई है, रो की वैल्यू दी हुई है, g की वैल्यू 10 ले लो और ये तुम्हें 1 mm व्यास भी दिया हुआ है। मुझे इस सवाल में आंसर लाके दिखाओ कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। मुझे कैलकुलेशन करके दिखाओ, कैलकुलेशन करके मुझे आंसर लाके बताओ आंसर क्या होगा। आंसर बताओ क्या होगा। देखो अब ये काम का नहीं है, इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। जो काम की चीज है कि फॉर्मूला काम का था, उसमें कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं, ठीक है। फॉर्मूला लिखते हैं h इक्वल टू 2 t की जगह 75 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन r। ये 1 मत लेना, ये व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, आधा करो 0.5 लो इंटू mm में दिया हुआ है, mm मीटर मिलीमीटर से मीटर बनाने के लिए 10 की पावर -3, रो की वैल्यू 10 की पावर 3 और जी की वैल्यू 10। सॉल्व करें, इन दोनों को तो सीधे उड़ा दो, ठीक है। अगर ये पॉइंट है तो पॉइंट 10 से चला जाएगा, ये बेटा 5 है, ये 75 है, 15 बार में जाएगा, 15 दूनी 30 होता है, इनटू में 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, 1.2 तो 0.03। देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ 3 इंटू 10 की पावर -2 भी सही है, 0.03 भी सही है, 30 इंटू 10 की पावर -3 भी सही है। 15 नहीं आएगा बेटा, 15 में देखो तुमने कुछ गलती की है। क्या गलती की है समझो। ठीक है, तो इस तरह का हमेशा ध्यान रखना। लीक अगर लिखा है तो लीक में तुम ये फॉर्मूला लगा के चले आओ बेटा, सवाल गलत नहीं होगा, सवाल सही होगा। कैलकुलेशन समझ नहीं आ रहा बेटा, कैलकुलेशन देखो तुम लोग अपने आप कर लो ना। अब मैंने जो कैंसिल किया है तुम्हें कुछ और समझ में आ रहा हो। मैंने इस वाले -3 से ऊपर वाला -3 उड़ा दिया, मैंने इस वाले डेसिमल से ये वाला 10 हटा दिया, मैंने 75 को 5 से काटा तो 15 आया, और ये 15 दूनी 30 आया, और +3 पावर ऊपर जाके -3 होगी, बस ठीक। तो
अगला देखो, सही है, यहां तक आगे बढ़े, यहां तक ठीक है, आगे बढ़े। देखो एक चीज और है छोटी सी, इसको भी समझ लो। थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है, यहां से एक पॉइंट और बता रहा हूं, उसको समझ लो, थ्योरी वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। समझो, कैलकुलेशन तुम लोग अपनी चेक करना, कहीं ना कहीं तुमने कुछ ना कुछ गलती की होगी, ठीक है, उसको देख लेना तुम लोग, ठीक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आ जाएगा आंसर। देखो एक सवाल ये आता है, तो मैं बताया था मैंने सरफेस कैसे, एक ऐसी सरफेस हो सकती है, हमने बोला था अवतल द्रव की आकृति, ऐसी भी हो सकती है तो बोला था उत्तल। ये जो द्रव सतह की आकृति होती है ना, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं नव चंद्रक। ये जो द्रव सतह की आकृति होती है इसका नाम क्या होता है, नव चंद्रक। ये जो द्रव सतह होता है ना केशनली में, जो कभी अवतल होता है कभी उत्तल होता है, केशनली में जो द्रव सतह होती है ना, कभी अवतल कभी उत्तल, इसी चीज को क्या बोलते हैं, इस आकृति का नाम क्या होता है, नवचंद्रक। इस आकृति का नाम क्या होता है, नवचंद्रक। तो बोला कि नवचंद्रक, इस पे कोई सवाल आ गया ना, सवाल कैसा आया कि अगर स्पर्श कोण 0 डिग्री है, अगर स्पर्श कोण 0 डिग्री है तो नवचंद्रक की आकृति क्या होगी। अवतल उत्तल नहीं पूछा उसने, बस इतना पूछा अगर स्पर्श कोण 0 डिग्री है तो नवचंद्रक की आकृति बताओ। ध्यान से सुनना, बाद में चाहे तो आंसर याद कर लेना, ठीक। देखो यही तो नवचंद्रक है, क्या मैंने ये जो रेड कलर से लाइन बनाई है यही नवचंद्रक है, इतनी बात समझ में आई। क्या ये जो मैंने रेड कलर से लाइन बनाई है यही नवचंद्रक है, इतनी बात समझ में आई। कोई आंसर मत करो, मेरे को तुम्हारा आंसर नहीं चाहिए, मुझे बस इतना बताओ कि जो मैंने रेड कलर से लाइन बनाई है इसी को नवचंद्रक बोलते हैं क्या, हाँ या ना। जो मैंने रेड कलर से लाइन बनाई है इसी को नवचंद्रक बोलते हैं क्या। और जो स्पर्श कोण होता है वो क्या होता है कि जो द्रव की सतह है इस पे स्पर्श रेखा और जो द्रव सतह है वो ठोस सतह है उसके बीच का एंगल। ये जो ग्रीन कलर से बनाया है इसी को थीटा बोलते हैं क्या, जो ग्रीन कलर से बनाया है इसी को थीटा बोलेंगे क्या, जो ग्रीन कलर से बनाया है उसी को थीटा बोलेंगे क्या, जो ग्रीन कलर से बनाया है उसी को थीटा बोलेंगे, ठीक बात है। अब समझो ध्यान से, अब ध्यान से ये समझो कि मुझे इस थीटा की वैल्यू अभी तो कुछ रही होगी, कुछ भी रही होगी, अभी ये मुझे पैराबोला दिख रहा है, अभी ये मुझे कैसा दिख रहा है, पैराबोला, परवलय दिख रहा है, परवलय। अगर मैं इस थीटा को कम करूं, मैं इस थीटा को कम करते करते कितना ले आऊं, 0, इस थीटा को कम करते करते 0 ले आऊं तो ये बिल्कुल 0 पे ऐसा हो जाएगा क्या, 0 पे बिल्कुल ऐसे चिपक के जाएगा क्या। अगर मैं इस थीटा को कम करते करते 0 ले आऊं तो स्पर्श रेखा ऐसी बनेगी, ये बिल्कुल 0 हो जाएगा। और अगर इस शेप को मैं पूरा करूं, इस शेप को मैं पूरा करूं तो क्या गोला नहीं दिख रहा है। अगर इस थीटा को धीमे धीमे 0 लेके आओगे तो ये बिल्कुल इस ब्लू कलर के सर्कल में चेंज हो जाएगा ना, तो ये बिल्कुल गोलाकार हो जाएगा ना, और गोलाकार है और ऊपर वाला तो है नहीं, तो ये क्या बचा, अर्धगोलाकार। क्या बचा, अर्धगोलाकार। समझ में आई ये बात, समझ में आया कि अगर इस थीटा को कम करोगे तो ये लाइन जो रेड कलर की है वो बिल्कुल इस दीवार से चिपक के निकलेगी। क्या बोल रहा हूं, दोबारा समझो इसको बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे कि अगर इस थीटा को कम करें तो ये लाइन बिल्कुल इस तरह से हो जाएगी। थीटा को कम करते करते 0 कर दोगे तो ये क्या बन गया, देखो ध्यान से, ये क्या बन गया, क्या बन गया, ये अर्धगोलाकार। इसमें क्या हो गया, अर्धगोलाकार। तो ये बात, ये सवाल बेटा, ऐसा सवाल भी आ सकता है, ऐसा सवाल भी आ सकता है, याद रखोगे, ऐसा सवाल भी आ सकता है, ठीक है।
देखो ये चीज मैंने तुम्हें उस दिन ऐसा एक चीज समझाई थी और एक बच्चे का जो डाउट है वो भी अभी इसमें सॉल्व हो जाएगा। एक बच्चा कह रहा था कि n की पावर 1/3 ऊपर नीचे, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। सुनो ध्यान से, ऐसा सवाल मैंने बताया था, मैंने कहा था कि वो पृष्ठ ऊर्जा का अनुपात पूछता है अपने लोगों से क्या पूछता है? पृष्ठ ऊर्जा का अनुपात पूछा जाता है। तो मैंने बोला था कोई फॉर्मूला याद मत करना, हमेशा छोटी और बड़ी बूंदे याद रखना, हमेशा छोटी और बड़ी बूंदे याद रखना। और जहां पे छोटी बूंदे आएंगी वहां पे क्या होगा? n की पावर 1/3, ये बोला था मैंने। अब समझो उसने किसके अनुपात पूछा है? पहले और बाद में, पहले मतलब इनिशियल, बाद मतलब फाइनल। तो उसने इनिशियल अपॉन फाइनल पूछा है या फाइनल अपॉन इनिशियल? मुझे सवाल पढ़ के बस इतना बताओ कि मुझे इनिशियल अपॉन फाइनल का अनुपात बताना है कि फाइनल अपॉन इनिशियल का बताना है। सवाल पढ़ के मुझे इतना बताओ कि इनिशियल अपॉन फाइनल बताना है, प्रारंभिक और अंतिम का अनुपात बताना है, या अंतिम और प्रारंभिक का? कौन सा वाला बताना है, ये वाला कि ये वाला? कौन सा अनुपात बताना है ये बताओ। ये बताना है कि ये बताना है? इनिशियल अपॉन फाइनल, ये समझ में आ रहा है? इनिशियल अपॉन फाइनल बताना है ना? अब इनिशियल अपॉन फाइनल बताना है, सही बात है। तो मैंने बोला था कि भाई जो फॉर्मूला होता है उसमें से टी तो कैंसिल हो जाता है। फॉर्मूला क्या होता है? ये। और फॉर्मूले में से जो टी है वो तो कैंसिल हो जाता है। फिर मैंने बोला था बस एरिया देखना है, और एरिया में भी मैंने बोला बस इतना देख लो, छोटी बूंदे कहां है? छोटी बूंदे जहां है, जहां पे भी छोटी बूंदे हैं वहां पे n की पावर 1/3 लगा देंगे। तो देखो बोला r त्रिज्या वाली पारे की 8 छोटी बूंदे आपस में मिल गई। तो पहले छोटी बूंदे थी और बाद में क्या हुई? बड़ी बूंद। तो इनिशियली छोटी बूंदे हैं, फाइनल। तो पहले छोटी बूंदे थी, तो पहले जहां है वहां पे n की पावर 1/3 लगा देंगे, अपॉन में 1 लगा देंगे। तो जहां पे पहले है वहां पे n की पावर, जहां पे छोटी बूंदे हैं वहां पे n की पावर 1/3 लगा देंगे। जहां पे छोटी बूंदे हैं वहां पे n की पावर 1/3 लगा देंगे। मुझे बस इतना बताओ, ये समझ में आया? ये वाली चीज समझ में आई कि जहां पे छोटी बूंदे होती हैं वहां पे अपने n की पावर 1/3 लगा देते हैं। तो देखो ये n की पावर 1/3 अपॉन 1, ये आंसर करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? मुझे आंसर नहीं चाहिए बच्चों, मैं जो बोल रहा हूं मुझे बस उतना बताओ कि यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि मैंने n की पावर 1/3 ऊपर ही क्यों रखा। मैंने n की पावर 1/3 को ऊपर ही क्यों रखा, ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि जहां पे भी छोटी बूंदे होंगी, प्रारंभ में है तो प्रारंभ में, अंतिम में है तो अंतिम में। अब n की वैल्यू देखो कितनी है? 8। n की वैल्यू है 8, तो 8 की पावर 1/3 अपॉन 1। 8 की पावर 1/3 कितना? 2, तो 2 अपॉन 1। ये आंसर अपना ये सही। अरे 8 है, 8 है, 8 की पावर 1/3 यानी 2। आंसर कौन सा सही है? बहुत लोगों ने गलती की है इसमें। 8 की पावर 1/3 2 होगा ना? 8 की पावर 1/3 2 होगा ना? कोई परेशानी है तो बताओ, इस सवाल में कोई परेशानी?
अब बताओ, और अब किसी का कोई डाउट है तो बताओ, किसी का कोई डाउट है? मेरी तरफ से ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। जितने भी क्वेश्चन नीट में यहां से आए थे मैंने आप लोगों को करा दिए। नीट में जो भी क्वेश्चन आए थे मैंने आप लोगों को करा दिए, उससे ज्यादा ही करा दिए। कुछ अपने आप से नहीं पढ़ना है, जो पढ़ाया गया उसी को बार बार रिवाइज करना है, और कुछ भी नया नहीं करना, कुछ भी नया नहीं करना। जो मैंने पढ़ाया, जितना मैंने पढ़ाया उतने ही सवाल को बार बार करना है बस। हाँ बेटा, सरफेस टेंशन जो पृष्ठ तनाव है वो फिनिश हो चुका है, जो पृष्ठ तनाव है वो फिनिश हो चुका है। बेटा मरकरी क्या होता है कि मरकरी और जो कांच के बीच का एंगल होता है वो 90 से ज्यादा होता है, अधिक कोण होता है। इसलिए कभी भी मरकरी को डुबोगे, मरकरी में कांच की केश नली को डुबोगे तो पानी हमेशा नीचे गिरता है, तो उसका सवाल या न्यूमेरिकल बनता नहीं है। नहीं बेटा, मैं ऑनलाइन में नहीं पढ़ाता ज्यादातर। शॉर्ट नोट्स के लिए बेटा देखो मैंने क्या बताया, मैंने बोला जब भी तुम कोई फॉर्मूला पढ़ो तो फॉर्मूले को जब भी लिखो तो उस फॉर्मूले में जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं उनके मतलब पता होने चाहिए। कि भाई आर आया तो आर का मतलब क्या है, रो आया तो रो का मतलब क्या है, जी आया तो जी का मतलब क्या है। जी की, अब जी आया तो जी की वैल्यू सीजीएस में क्या होती है, जी की वैल्यू एसआई यूनिट में क्या होती है, ये भी पता होना चाहिए। थीटा आया तो थीटा कहां से लेना है ये पता होना चाहिए। तो जब भी तुम कोई फॉर्मूला नोट करते हो तो फॉर्मूले में जितने टर्म्स लिखे हुए हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए। दूसरी चीज कि शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम उसमें थ्योरी नहीं लिखनी है। शॉर्ट नोट्स में सिर्फ फॉर्मूले फॉर्मूले होने चाहिए, थ्योरी ये नहीं होनी चाहिए कि तुम उसमें थ्योरी लिखे पड़े हो कि भाई न्यूटन का द्वितीय नियम। अरे सीधा लिखो ना, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है, सीधा उसमें जो लिखना है वो लिखो, है ना। सीधा सीधा उसमें जो लिखना है कि भाई एफ एक्सटर्नल इक्वल टू ये डीपी बाई डी टी है, जो लिखना है वो सीधे लिखो, उसमें थ्योरी वाला ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। बेटा अभी मुझे नहीं पता मुझे आगे पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है। मेरे से जो इनिशियली बोला गया था वो मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। मुझे ज्यादा नहीं पता, आपका कुछ रह गया है तो वो आप बाकी सर से पूछ सकते हो बायो वगैरह में, पर मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है। बेटा जो सवाल अगर थ्योरी का आएगा तो वो 0 डिग्री का ही आएगा और अर्ध गोलाकार आंसर ही होगा, और दूसरा सवाल आएगा ही नहीं, क्योंकि दूसरा और कोई पॉसिबल आंसर है ही नहीं। ऐसे तो बहुत सारे शेप हो सकते हैं, तो वो आंसर अगर सवाल आया तो 0 डिग्री का ही आएगा और कोई सवाल नहीं आएगा। बस इतना ध्यान रखो कि जब भी तुम लोग पढ़ाई करो तो चैट बॉक्स में चैट मत लिखो, पूरा ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए, पूरा ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए। देखो तुम लोग यहाँ पे बात करोगे तो जो सामने पढ़ा रहा है तो उसका भी मन हट जाएगा तुमसे, उसे भी ये लगने लगेगा कि भाई ये बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते, तो फिर पढ़ाने का मन भी खत्म हो जाता है। तो तुम जो सामने बैठे हो वही डिसाइड करते हो कि सामने वाला पढ़ाएगा कैसा। तुम अच्छे से पढ़ोगे तो सामने वाला अच्छा पढ़ाएगा, तुम गंदे तरीके से पढ़ोगे सामने वाला गंदा पढ़ाएगा। तो वहां से डिसाइड होता है कि यहाँ कैसा पढ़ाया जाएगा। तुम लोग चैट में कुछ फालतू लिखो मत, बस पढ़ाई के बारे में ही लिखो, फालतू सवाल मत करो। या तो जो भी सवाल है वो क्लास के लास्ट में करो कि ये सवाल है, ये सवाल है, ये डाउट है। क्लास के बीच में टोका टाकी मत करो, है ना। कभी भी जब भी पूरा ध्यान पढ़ाई में होना चाहिए, चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं होना चाहिए। मैं देखता हूँ आधे बच्चे लिखते ही रहते हैं, यार जब लिखने में ध्यान था तो समझ में क्या आया होगा तुम्हें, है ना।
ये वाला क्वेश्चन बेटा मैंने बताया तो था, मैंने बोला था कि P और R में इनवर्स का रिलेशन होता है। मुझे बड़ी बूंद में निकालना है, तो बड़ी बूंद और छोटी बूंद में लिखा, तो यहां त्रिज्या ऊपर छोटी बूंद की आएगी और नीचे बड़ी बूंद की आएगी। इन दोनों का जो अनुपात, अगर R अनुपात R लिखें तब n की पावर 1/3 होता है, पर ये उल्टा है तो ये 1/n की पावर 1/3 होगा, है ना। अब सॉल्व कर लेना। ठीक है बेटा, क्लास खत्म करते हैं, ठीक है।